नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे कि बीएड में जब हम अधिगमकर्ता की भूमिका यानी रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग में शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके अंतर्गत हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण है। देखिए, पूरे बीएड विद्यार्थी यही समझने के लिए आते हैं, यही सीखने के लिए आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण क्या है, और मैं ये शिक्षण देने का आपको भरपूर प्रयास करूंगी कि आप इसे समझ पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले जान तो लें इसका अर्थ क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है कि शिक्षण जो है एक द्विमार्गी अंतः प्रक्रिया है। देखिए, द्विमार्गी की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। पहले तो शिक्षण का अर्थ समझिए। शिक्षण का अर्थ है पढ़ना या शिक्षा देना या ज्ञान देना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ या शिक्षा दे रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, ये शिक्षण का अर्थ हुआ। और यहाँ पर मैं हूँ और आप हैं, यानी शिक्षक है और शिक्षार्थी हैं। तो ये दोनों के बीच में विचारों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान होने के कारण हम दोनों में एक अंतः क्रिया हो रही है। मैं दे रही हूँ, आप ले रहे हैं, कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह से जो अंतः क्रिया हो रही है, किसकी हो रही, पाठ्य वस्तु की। जो ये मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके विचारों को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मैंने ये द्विमार्गी अंतः क्रिया को कहा। किसे कहा, शिक्षण को कहा। इसी तरह शिक्षण क्या है, अध्यापन की कला। देखिए, मेरा वही मानना है कि अध्यापन एक कला है, शिक्षण एक कला है। आप किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस प्रकार पढ़ाते हैं, हर चीज मायने रखती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, सभी व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिए होते हैं। देखिएगा, कभी कभी कोई व्यक्ति पढ़ाता है आपको, आपका बड़ा मन लगता है उसके साथ पढ़ने में, आप भूल जाते हैं समय को, थकान को, सारी परिस्थितियों को। आपको बस लगता है कि और पढ़ते जाएं, वो जो समझा रहे हैं या वो जो सिखा रहे हैं सीखते चले जाएं। और ऐसे ही कई अपोजिट होते हैं जिनके अध्यापन काल में आपको तुरंत ही नींद का अनुभव होता है। अभी आप सो तो नहीं रहे? हाँ, सोइएगा नहीं, मैं आपको सोने नहीं दूंगी। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही थी कि कई व्यक्तियों के अध्यापन काल में हम महसूस करते हैं कि काफी नींद या अलग तरीके का हमारा दिमाग बाहर क्या घट रहा है, बगल में क्या हो रहा है, ये सारी जगह में जाता है। बांध के रखेंगे उस कला से, जो अध्यापन की कला है, तो बच्चा जो है वह 100% आपके साथ जुड़ा रहेगा। फिर मैं कहूंगी कि शिक्षण जो है वो ज्ञान और कौशल को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। कैसे? देखिए, आपको मैं समझा रही हूँ, यानी तो आपको नॉलेज मिल रहा है और साथ ही साथ आप सीख रहे हैं कुछ, कैसे ये कला है, कैसे आपके अंदर वो जो स्किल डेवलप करना है मुझे, कि शिक्षण क्या है, अध्यापन एक कला है, कला को सीखा जाता है, कौशल के अंतर्गत आता है। तो ये मैं आपके अंदर वो ज्ञान और कौशल प्रभावित कर रही हूँ, आपके अंदर वो प्रक्रिया का उद्घाटन कर रही हूँ, वो प्रक्रिया को चालू कर रही हूँ। तो इस तरह से शिक्षण ज्ञान और कौशल को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया। दोहरा लीजिएगा, मैंने क्या कहा, शिक्षण एक द्विमार्गी अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। मैंने इसे भी प्रक्रिया कहा। देखिए, सब जगह वर्ड टर्मिनोलॉजी को ध्यान दीजिएगा। दो मार्ग कहा, जिसमें मैंने शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में विचारों का किस प्रकार से अंतःक्रिया के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है, वो प्रक्रिया की मैंने चर्चा की। दूसरा मैंने उसी में बोला कि ये जो शिक्षण है वो अध्यापन की कला है। इस कला को और समझेंगे, किस प्रकार से ये अध्यापन की कला है। शिक्षण ज्ञान और कौशल को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया। अब आपको क्या मिल रहा है, नॉलेज एंड स्किल्स, ये आपके अंदर अब प्रवाहित हो रहा है और ये प्रक्रिया शुरू हो गई। चलिए अब इसे अर्थ आपने थोड़ा सा समझा, परिभाषा से समझते हैं। रायबर्न के अनुसार शिक्षण में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। कौन कौन से भाई? शिक्षक, बालक और पाठ्य वस्तु।
तीन केंद्र बिंदु की बात कर रही हूँ। और शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। यानी शिक्षण और कुछ नहीं, ये जो तीनों के बीच में जो रिलेशन डेवलप हो रहा है उसे ही हम शिक्षण कहेंगे। अकॉर्डिंग टू रायबर्न, देयर आर थ्री मेन पॉइंट्स इन एजुकेशन। कौन कौन से थ्री मेन पॉइंट्स हैं? द टीचर, स्टूडेंट एंड द कंटेंट। यानी यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट है, ये तीन मेन पॉइंट्स हैं। और टीचिंग इज अ रिलेशनशिप विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दीज थ्री। यानी इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है और कुछ नहीं है टीचिंग। तो एक परिभाषा आपने समझ ली, शिक्षण का अर्थ समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण की विशेषताएं क्या है। देखिए, जो मैंने अर्थ और विशेषताएं परिभाषा बताई, वहीं से विशेषताएं निकलती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि शिक्षण जो है वो क्या है? अधिगम, यानी सीखने में सहायक है। कैसे? देखिए, सीखना यानी शिक्षण का जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, वहां पर विद्यार्थियों को क्या कर रही हूँ? ज्ञान प्रदान कर रही हूँ, आपकी लर्निंग यानी किसी भी विषय में बढ़ा रही हूँ। तो आप क्या हो रहे हैं यहाँ पर? आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आपका सर्वांगी विकास होने लगा, आपके सीखने में ये सहायक हो रही है। जब मैं सिखाऊंगी तब तो आपके सीखने में ये सहायक होगी कि नहीं। दूसरा मैं बात करूंगी, सूचना और संप्रेषण में ये सहायक है, क्योंकि आपको मैं कुछ ना कुछ क्या कर रही हूं? ज्ञान दे रही हूँ, आपका ज्ञानार्जन हो रहा है, आपको कुछ मैं इंफॉर्मेशंस दे रही हूँ, उन इंफॉर्मेशंस को समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो ये शिक्षण क्या है? सूचना संप्रेषण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है। जो इंफॉर्मेशन उसको किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल क्षमता का विकास कर रही हूँ आपके अंदर वो स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ, वो कला लाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप पढ़ाएं तो इस क्षमता का उपयोग कर पाए, और टीचिंग कैसे आर्ट है इसे समझ पाएं और अलग अलग परिस्थितियों में उस आर्ट का उपयोग कर पाएं। छात्रों का व्यवहार परिवर्तन, यहाँ पे बात करूंगी बिहेवियरल चेंजेस ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि शिक्षण द्वारा ही यह संभव है कि आप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने अब जब आपको जो जो चीजें सिखा दी, क्या सिखा दिया? अभी मैंने शिक्षण का अर्थ सिखा दिया, विशेषताएं क्या था आपने अब भी ध्यान कीजिए, मैंने अभी आपको समझाया शिक्षण क्या है। द्विमार्गी प्रक्रिया है, आपने अध्यापन की कला बोली मैंने, फिर ज्ञान और कौशल का विकास, ये मैंने अर्थ बताया, फिर परिभाषा बताई, इसके मुख्य 3 पॉइंट क्या थे, उनमें कैसे संबंध है। देखिए, मैंने जो आपको अभी बताया, इसके पहले आपको नहीं पता था, बता देने के बाद अब आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया कि नहीं? अब आप उसे जानने समझने तो लगे हैं, उसका अर्थ और परिभाषा हुआ कि नहीं हुआ आपके व्यवहार में परिवर्तन? जब आपको नहीं पता था तब तक आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था, आपका ज्ञान नहीं बढ़ा था, आपने उसे समझा नहीं था। जब आपने उसे समझा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, एक अनुभव जुड़ गया। तो ये समझ गए, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। इसी तरह से कहूंगी उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति है। जो हमारे शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उसे हम शिक्षण के माध्यम से ही पूर्ति कर सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में आपका सोशल डेवलपमेंट भी क्या है? उत्तम जो हम सोशल डेवलपमेंट के आप पहले तो सौहार्दतापूर्ण संबंध स्थापित करें शिक्षक और छात्र में। जब छात्र ये संबंधों को ज्ञान होने लगता है तो वह अपने सहपाठियों के साथ, सहपाठी के साथ साथ समाज के साथ, देश के साथ, इस तरह से हमारा सामाजिक विकास किसके अंतर्गत हो रहा है, या किसके माध्यम से हो रहा है, या किसके प्रेरणा से हो रहा है? शिक्षण। हम शिक्षण के द्वारा बालक का सामाजिक विकास कर सकते हैं, बेहतर संबंधों का निर्माण। ये भी एक वही बात कह रहे हैं कि हम क्या कर पा रहे हैं, जो जैसे हमने शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक संबंध स्थापित किया, वो भी कैसा? बेहतर, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ, एक शिक्षक शिक्षार्थी को देना चाह रहा हो, शिक्षार्थी अगर ग्रहण करने तैयार ना हो तो वो इन्फॉर्मेशन उस तक जाएगी नहीं। तो जरूरी है दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना। जो मैं समझा रही हूं आपको समझ में आ रहा है? संबंध स्थापित होना जरूरी है। आप और मैं, जो मैं समझाना चाहती हूं वह आप
समझें, ये बहुत अधिक आवश्यक है। तो तभी तो आपके और मेरे मध्य जो अनुकूल यानी बेहतर संबंधों का निर्माण होगा। फिर मैं अनुकूलन में सहायक, एडॉप्टेशन में किस तरह से ये सहायक हो जाएगी भाई, अनुकूलन में सहायक, क्योंकि आप परिस्थितियों को अब जान समझ पाएंगे। जैसे ही आप परिस्थिति को भांप लेते हैं, देखिए वहां आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, आपने उस परिस्थिति के अनुरूप आप ढल जाते हैं। तो आपके किस तरह से हो गया, अनुकूलन में सहायक। आखिरी बात कहूंगी, ये बिजनेस प्रक्रिया है, व्यवसायिक प्रक्रिया है। आज शिक्षण जो है ये जीवोपार्जन का साधन हो गया है। इसके द्वारा कमाया जा सकता है, इसके द्वारा जीवन यापन किया जा सकता है। तो कौशल विकसित करके, व्यवसाय में निपुणता ला करके, यानी ये जब आपके अंदर जो कौशल विकसित हो जाएंगे ना, किस प्रकार से पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, ये जो कौशल उत्पन्न हो जाएंगे तो आप अच्छे एक शिक्षक की भूमिका अदा करेंगे। और आपका व्यवसाय, चाहे आप उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट कहें, चाहे आप अपना स्कूल खोलें, चाहे किसी भी रूप में, आप इसे व्यावसायिक रूप से अपना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या कहा, शिक्षण की विशेषताओं में विशेषताएं आपने समझी। अब मैं बात करूंगी शिक्षण और शिक्षा में अंतर। मैंने अपने एक वीडियो में शिक्षा क्या है, शिक्षा की अवधारणा, उसमें काफी डिटेल में शिक्षा को समझाया है। और अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ अंतर के लिए आधार लेती हूँ, सबसे पहले अर्थ लेती हूँ, और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको शिक्षा ही समझाऊंगी। शिक्षा का क्या अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करना तथा कौशल क्षमता का विकास करना। यानी यहाँ पे बात आती है कि बालक जो है वो ज्ञान प्राप्त करे और अपने कौशल और क्षमता का विकास करे। अब इसके अपोजिट में शिक्षण की बात करूंगी कि ज्ञान और कौशल को प्रवाहित करने वाला कार्य और प्रक्रिया को कला या शिक्षण कहते हैं। यानी वो एक माध्यम बन जाता है शिक्षण, जो हम बच्चे के अंदर ज्ञान और कौशल और क्षमता का विकास कर रहे हैं, वो किसके द्वारा हो पा रहा है, शिक्षण के द्वारा हो पाता है। इसी तरह से प्रकृति देखते हैं। प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति क्या है कि बालक का सर्वांगी विकास करना एक साधन है, जबकि शिक्षण एक विधि है, एक मेथड है, तरीका है, जिसके द्वारा बालक को प्रभावशाली बनाया जाता है। यानी उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसके अंदर परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं, देखिए शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य ये है कि राष्ट्र, समाज, राजनीति, दर्शन पक्षों पर आधारित होते हैं और ये सारे उसके जीवन से संबंधित होते हैं। जबकि शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षा के जो लक्ष्य बने उन्हीं के अनुसार उनके अंदर विकास करना है। चौथे उसमें चलती हूँ, प्रक्रिया क्या है और संरचना क्या है। देखिए शिक्षा कैसी होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तीनों प्रकार होते हैं। ये मैंने एक शिक्षा के अभिकरण, मेरा जो एक वीडियो है उसमें तीनों प्रकारों को काफी डिटेल में समझाया है। जबकि शिक्षण क्या है, ये सीधे सीधे औपचारिक प्रक्रिया है। यहाँ मैं आपको अभी शिक्षण ही प्रदान कर रही हूँ। आप मेरी क्लास के YouTube की क्लास के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये मेरी औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत आया। मैं आधारों की बात कर दूं भाई। आधार तो शिक्षा का क्या आधार है, शिक्षा में पाठ्यक्रम, लक्ष्य, शिक्षण पद्धति आदि सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, सब सारे इसके आधार हैं। जबकि शिक्षण में पाठ्यक्रम पर आधारित होती, जो भी सिलेबस है वो टीचिंग के अंतर्गत आता है। उसमें मैंने तीन चीजें जोड़ दी, पाठ्यक्रम, लक्ष्य और शिक्षण पद्धतियां, ये सारे उसके आधार है। और यहाँ पे मैंने पाठ्यक्रम पर आधारित कहा, कहाँ, शिक्षण में। कार्य क्षेत्र को और समझ लेते हैं। कार्य क्षेत्र में बात करूंगी शिक्षा में सबसे पहले कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये लाइफ टाइम शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। तथा इसका क्षेत्र कैसा हो गया, जब लाइफ टाइम ले रहे हैं तो व्यापक हो गया। जबकि अभी आप शिक्षण में देखिए, शिक्षण का क्षेत्र सामान्यतः विद्यालय तक सीमित होता है। एक लिमिटेड टाइम के लिए हम टीचिंग लेते हैं, टीचिंग देते हैं, तो एक शिक्षा विद्यालय तक, शिक्षण जो है वो विद्यालय तक सीमित हो गया। जबकि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलता है। समय अवधि को समझ लेते, कार्य क्षेत्र को समझा तो जैसे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही हमने बात किया था कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसकी समय अवधि क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और शिक्षण में अपन ने बात कर दी, ये
शॉर्ट ड्यूरेशन है इसकी, यानी एक निश्चित समय तक होती है, उसके उपरांत ये समाप्त हो जाती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो समय अवधि आपने समझ ली। आखिरी चलती हूँ शिक्षक की भूमिका। देखिए, शिक्षा में शिक्षक के साथ साथ अन्य कोई भी साधन प्रयुक्त किया जा सकता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने इसमें पाठ्यक्रम हो गया, बुक्स, अपन और भी टूल्स को अपन यूज कर सकते हैं, मगर टीचिंग में बात करूंगी कि शिक्षण में शिक्षक ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है ना। इसके बिना शिक्षण जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो कुछ आधारों के आधार पर मैंने शिक्षण और शिक्षा में अंतर बताया, या आप समझ गए होंगे। अर्थ, प्रकृति, लक्ष्य, उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया कैसी है, आधार क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, समय अवधि क्या है, शिक्षक की भूमिका। इन आधारों पर मैंने शिक्षण और शिक्षा में अंतर को समझाने का एक प्रयास किया। अब मैं बात करती हूं कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या है। देखिए, स्वक्रिया का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो स्वक्रिया का सिद्धांत, सबसे पहले विकास का आधार ही स्वक्रिया है। खुद से अगर बच्चा सीखने तैयार हो जाता है, स्वक्रिया करने तैयार हो जाता है, वह देखिएगा वह दिन पे दिन उसकी प्रगति होगी। स्वक्रिया का सिद्धांत, जैसे मैं इसमें एक बात कहूंगी, फ्रोवेल महोदय लिखते हैं कि पेड़ का जो बीज होता है, आप कोई भी पेड़ का ले लीजिए, पेड़ का जो बीज होता है वो अपने भीतर संपूर्ण पेड़ का रूप धारण किए होता है। यानी एक समय परिस्थिति आने पर वह भी पेड़ बन जाएगा। यानी प्रत्येक वस्तु का भावी विकास और रूप उसकी उत्पत्ति के समय में ही होता है, जहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है। अतः बालक को क्रिया के द्वारा कार्य को हम सिखा सकते हैं, यानी उसके अंदर वो सारी क्षमताएं मौजूद हैं। जैसे एक बीज के अंदर पेड़ बनने की क्षमताएं मौजूद हैं, बस उसे प्रोत्साहित करें, खुद के विकास पर प्रोत्साहित करें, तो वह स्वयं का विकास कर पाएगा। समझ में आया मैंने क्या समझाने का प्रयास किया? यहां सबसे पहले मैंने बात किया स्वक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि विकास का आधार ही स्वक्रिया है। देखिए, बालक जो है वो मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, फलस्वरूप जो है बालक के शरीर और मस्तिष्क की क्रिया करके वह अपने आप को समझ पाता है, अपनी स्व क्रिया करके वो सारा विकास कर पाता है। तो इस तरह से जो शिक्षण है उसमें मैंने ये क्या बोला, कौन सा अपन को सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ेगा? स्वक्रिया। मुझे आपको ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं आप स्वयं अपने आप को प्रेरित करें। इसी तरह से प्रेरणा का सिद्धांत, आपको वही कह रही हूं कि आपकी आंतरिक शक्तियां जो हैं उन्हें आप प्रेरित करें। प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है जो उसे क्रियाशील बनाती है। आप अगर प्रेरित होंगे तो आप क्रियाशील महसूस करेंगे और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। और स्वक्रिया से अच्छा कोई नहीं। वैसे तो मैं आपको बाहरी रूप से बहुत मोटिवेट कर रही हूँ, मगर आप स्वयं में, आप में क्षमताएं हैं, आप स्वयं एक अच्छे शिक्षक बनने की क्षमता रखते हैं। तो आप बीएड करने आए हैं तो आप अच्छे शिक्षक बनेंगे। आप जब विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो आपके शिक्षण से विद्यार्थी हमेशा प्रभावित होंगे। आप में प्रेरणा का संचार कर रही हूँ। आप एक अच्छे शिक्षक हैं। अपनी प्रवृत्तियों को समझे, जन्मजात प्रवृत्तियों को समझे, अपनी आंतरिक शक्ति को समझें। जैसे ही आप अपनी आंतरिक शक्तियों को समझेंगे, यहां से मैं जोड़ती हूं अनुभव का सिद्धांत। जीवन एक अनुभव है, आप नित नया सीख रहे हैं। जब आप कुछ सीखते हैं उसके साथ आप अनुभव महसूस करते हैं। जो भी आपने अनुभव किया है वह आपको ताजीवन याद रहता है। तो यहाँ मुझे एक अच्छी बात याद आती है कि रायबर्न जी जो हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक पाठ का आरंभ उस बात से होना चाहिए जिसका बालक को अनुभव हो चुका है। यानी आरंभ भी कहाँ से होना चाहिए बच्चों के पाठ का, कि जो उनको पहले से पता हो उससे जोड़ते हुए नवीन ज्ञान देना चाहिए। ये अनुभव का सिद्धांत हुआ। लक्ष्य का सिद्धांत,
यहाँ पे बात करती हूँ कि जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है, तो प्रत्येक पाठ का उद्देश्य निश्चित करना चाहिए और उस आधार पर छात्रों को उसमें रुचि लेने के लिए और सफल शिक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वह लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वह पूर्ण हो सके। रुचि का सिद्धांत, भाई आपके अंदर आपको मन लग रहा है कि नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर रही हूँ, ये रुचि आपके अंदर उत्पन्न करना चाह रही हूँ कि आप भी जब बालकों को या छात्रों को पढ़ाएं, उनके अंदर रुचि उत्पन्न करें। शिक्षण कैसे कला है, रुचि, चलिए रुचि की बात की है तो थोड़ा सा अब आपको रुचि उत्पन्न करती हूँ। आप लोग सबने मैजिक शो देखा है? देखा होगा भाई, कैसे देखते मैजिक। एक मैजिशियन जो होता है वो अपने सारे जो मैजिक्स होते हैं, जो भी दिखाने वाला एक के बाद एक, चाहे वो फूल निकाल के दिखाए, चाहे वो खरगोश निकाल के दिखाए, चाहे वो आधा ग्लास को भरा ग्लास दिखाए, वो अपने सारे साधनों को, जो भी टूल यूज कर रहा है, जो मैजिक यूज कर रहा है, वो सब आपके सामने पहले ही रख देता है क्या? सोचिए, नहीं। वो क्या करता है, पहले आपको कुछ दिखाते हैं, आपके सामने कोई प्रस्तुति जब शुरू करते हैं तो आधा छुपाते हैं, आधा दिखाते हैं, यानी इस तरह से आपको एक छुपा, जो कुछ छुपा होता है, तो हम जिज्ञासु प्राणी हैं, हम ह्यूमंस को लगता है क्या होने वाला है, क्या छुपा है, हमारा मन जो है उन बातों पे आकर्षित होता है और आकर्षण के कारण रुचि उत्पन्न होती है। अब क्या होने वाला है, जब हमारा मन इस बात के लिए तैयार हो जाता है, तब हम उससे ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही वह हमारे सामने अंतिम उस पे पहुंचता है, जो दिखाना चाह रहे थे वो मैजिक, तब हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को अब हमारा उतनी देर में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मुझे लगता है शिक्षण को भी इसी तरह से करना चाहिए। जैसे अगर हम पाठ योजना पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर हम टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं, तो आपको सारे टीचिंग एड्स जाते ही साथ क्लास में बच्चों के सामने नहीं रख देना है कि हम पाठ के अंतर्गत हम ये मॉडल दिखाएंगे, ये चार्ट है हमारा, या रियल ऑब्जेक्ट्स ये हैं। आपको क्या करना चाहिए, उसे पलट के रखना चाहिए या ढांक कर रखना चाहिए। जब उसकी उपयोगिता आए शिक्षण में, जहां उसे दिखाना, जहां उसे समझाना है, तब ही उसका प्रयोग करें, जिससे कि बच्चों के अंदर वह जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो डेवलप हो पाए, वो रुचि आ पाए। आप जब मैजिशियन वही करता है ना भाई, स्टेप बाय स्टेप चलता है, वो वहां पर 1 2 3 में 1 के बाद सीधे 3 पे नहीं आता है। इंटरेस्ट ऐसे ही डेवलप किया जाता है, रुचि ऐसे ही डेवलप की जाती है, सिखाया ऐसे ही जाता है। बच्चों को पहले आप इंटरेस्ट डेवलप करें। तो मैंने एक शिक्षक की जो कल्पना है वो मैजिशियन से भी कर दी। सीखिए भाई, सबसे कौशल कहीं से भी, किसी से भी सीखा जा सकता है। सब आर्ट है। शिक्षण क्या है? कला है। जीवन क्या है? जीना एक कला है। हर जगह से सीखा जा सकता है। तो चलिए, मानसिक रूप से तैयार हुए कि नहीं? मैं अगला सिद्धांत बता रही हूं, मानसिक तैयारी का सिद्धांत। मुझे अगर कुछ सिखाना है तो पहले आपको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा, तब तो आप मेरी बात सुनने समझने तैयार होंगे। अन्यथा जो मेरा वीडियो है वो आप स्किप कर सकते हैं। मानसिक रूप से तैयार करना ये मेरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं या मूलभूत जरूरतें हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अभी आपको रुचि विकसित की, साथ ही साथ शिक्षण क्या है ये समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही हूँ और एक उत्तम शिक्षण देने का प्रयास कर रही हूँ। फिर मैं बात करती हूँ चुनाव का सिद्धांत। जरूरी है भाई कि मेरी जो क्लास है एक लिमिटेड है, सारी चीजें, तो इसमें मैं ऐसी चीजों का चुनाव करूँ जिससे कि मैं बेहतर चीजों को यानी इंफॉर्मेशंस को दे पाऊँ, आपको नॉलेज आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो जिससे क्या होगा कि अच्छा अगर मेरा टॉपिक होगा या मैं पढ़ा पाऊंगी उस समय पीरियड में, तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आप जान समझ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। चुनाव किस प्रकार कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब अगर हमने चुनाव किया है तो कुछ पूर्व नियोजन भी कर लेना चाहिए, प्लानिंग भी कर लेना चाहिए, प्री प्लानिंग। पढ़ाने जाना है, योजना बनानी पड़ेगी। योजना क्यों बनानी पड़ेगी? योजना ही सफलता का आधार है।
कोई भी अगर हमें शिक्षण में सफल होना है तो प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। छात्रों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस आयु वर्ग के छात्र हैं, कैसी विधि से पढ़ाना है, कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग करना है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आएंगी तो उन्हें कैसे हल करना है, सारी प्लानिंग अगर हम पहले से करते हैं, प्री प्लान्ड होके जाते हैं तो डेफिनेटली हम सफल होंगे। हाँ, एक बात है, अगर आपने प्लानिंग की है तो थोड़ी फ्लेक्सिबल भी रखिए, उसमें आपको हेर फेर आप कर सके, जो आपको आवश्यकता अनुरूप पहले करना हो वो पहले कर लीजिए। तो प्री प्लानिंग करें और उसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। अब मैं बात करूंगी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मैं आपको स्वतंत्रता दूंगी। यहाँ अनुशासन जो है वो स्वतंत्रता से आना चाहिए। अगर हम बालक को अनुशासित देखना चाहते हैं तो उसे स्वतंत्रता के साथ बांधें। यहाँ पे कक्षा का वातावरण कैसा हो कि सभी को बोलने का अधिकार हो, लोकतांत्रिक ढंग से हो, जिससे कि बालक जो है वो अपने आप को स्वयं को अपने आप को कुछ समझ पाए, स्वतंत्रता महसूस कर पाए, एक बधा हुआ भी हो मगर स्वतंत्रता भी महसूस। वहीं वो स्वतंत्र अनुशासन की बात कर रही हूँ कि स्व में अनुशासन लगाते हुए वो स्वतंत्रता का भी अनुभव करे। अब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है, हर बच्चे की व्यक्तिगत रुचियां अलग हैं। आपको शिक्षण देते समय सभी का ध्यान रखना है, शिक्षण एक को नहीं देना है। ये वीडियो पता नहीं कौन कौन बच्चे सुन रहे होंगे, या जो भी होगा वो व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से भिन्न होगा। सबकी अपनी रुचि है, अपनी सोच है, अपनी क्षमताएं हैं। मुझे सब पर ध्यान देना पड़ेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मेरे लिए आवश्यक है। दोहराने का सिद्धांत, देखिए मैं जब भी पाठ पढ़ाती हूँ थोड़ा सा दोहराने का प्रयास जरूर करती हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले शिक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा, फिर उसी से मैंने विशेषताएं बता दी, फिर मैंने शिक्षण और शिक्षा में अंतर बता दिया, और अभी क्या चल रहा है, सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर हम शिक्षण को कैसे निखार सकते हैं। तो दोहराने का सिद्धांत ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि कितनी बार किस पाठ को दोहराया जाए। आवश्यकता अनुरूप रिवीजन होना जरूरी है, जिससे चीजें हमें याद रहती हैं। अंतिम बात करूंगी यहाँ पर कि सह संबंधता का सिद्धांत, जो भी पढ़ाएं उसे दैनिक जीवन से सह संबंधित करके पढ़ाएं। आज शिक्षण जो है वो हर क्षेत्र में हर जगह महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्या बोलते हैं मैथ्स टीचर हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के टीचर हो, चाहे आप बीएड के टीचर हो, चाहे आप आर्ट्स के टीचर हो, हर जगह शिक्षण, ये कला जो है वो हर किसी से संबंधित है, हर विषय से संबंधित है, हर जगह इसकी महत्ता है। आप अपने घर में भी जब अपने बालक को या बच्चे को समझा रहे हैं, आप शिक्षण दे रहे हैं, आप शिक्षण कला का उपयोग कर रहे हैं, तरीका है। हर एक का अपना एक शिक्षण देने का तरीका होता है, मगर उसे वर्तमान जीवन से जोड़ करके पढ़ाएं। एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए शिक्षण कला आना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस तरह से मैंने जो बात करी कि शिक्षण क्या है उसे समझाने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप एक सफल शिक्षक बनेंगे। इन सभी सिद्धांतों को, विशेषताओं को, अर्थ को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान करेंगे। धन्यवाद।